ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसकी मदर कोमा में है और उसकी जो यंग सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ती है। उसे ही सब कुछ खर्चा चलाना पड़ता है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है। उसके लिए हंटर ग्रुप क्रिएट किए हैं। हंटर अलग अलग रैंक के हैं, बिल्कुल लो रैंक से लेकर एस क्लास रैंक तक के हंटर्स यहाँ पर हैं। अब जो हंटर्स ज्यादा लेवल के नहीं है उन्हें पैसे कमाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्हें फिर भी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महंगे महंगे गियर खरीदते हैं, भले ही वो पैसे कैसे भी जमा करे। जिनवू उनमें से एक है जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो कमजोर है। बस वो दिल का अच्छा है, लेकिन दिल का अच्छा होने से कुछ नहीं होता। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में 10 साल पहले एक मैजिकल गेट ओपन हुआ जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए। उसके ओपन होते ही यहाँ ह्यूमंस को पावर मिलनी शुरू हो गई थी और इसी पावर की बेसिस पर हंटर्स को रैंक दी जाती है। जिनके पास अच्छी पावर है उन्हें एस रैंक मिलती है, ए रैंक मिलती है, बी रैंक मिलती है, मगर जो कमजोर हैं वो ई रैंक पर जाते हैं। जिनवू भी उनमें से एक है। इन सभी हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ कुछ डेंजन्स भी मिलते हैं। जिनवू भी एक डेंजन में गया था, वहाँ पर उसे बहुत चोट लगी और आज वो वापस से अपनी टीम के पास जा रहा था। वो अपनी टीम के पास आता है तो यहाँ पर सभी उसका वेलकम करते हैं। कुछ दूसरे टीम के लोग जो कि अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो शॉक थे कि आखिर ये लड़का कौन है। इसकी एज भी ज्यादा नहीं है और दिखने में भी कमजोर लग रहा है, फिर भी सब इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। पर तभी वो दूसरा लड़का उसे बताता है कि असल में ये जिनवू है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये इतना ज्यादा कमजोर है कि अभी पिछले टाइम जब सबसे कमजोर मतलब अभी तक का देखा गया सबसे वीक डेंजन जो था उसमें भी इसे चोट लगी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिनवू की फ्रेंड जूही जो कि उसी की टीम में है वो आती है और जिनवू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिनवू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे असल में उसे चोट लगने का एक कारण ये भी था कि जब वो वहाँ डेंजन के अंदर गए थे तो उनकी टीम में कोई हीलर नहीं था। हीलर के ना होने से उनकी टीम अधूरी हो गई थी। इस पर जूही कहती है ये तो गलत बात है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर जिनवू कहता है कि इनमें से गलती उसी की है क्योंकि वो कमजोर है। वैसे अब एक और डेंजन ओपन होने वाला था। जिनवू भी वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उनका जो लीडर है वो बताता है कि डेंजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर संभल के रहना होगा। पिछली बार हमारे कई मेंबर्स को चोट आई थी। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। जिनवू के पास एक वेपन है जो कि ई रैंक का वेपन कहा जाता है क्योंकि उससे कम रैंक नहीं होती। ये उसे बहुत सस्ते में मिल गया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, इस वजह से उसने ये खरीदा। ये ज्यादा किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ डेंजन के अंदर पहुँच चुके थे। वैसे स्टोरी थोड़ी स्लो चलेगी लेकिन हम उसे थोड़ा फास्ट लाएंगे। तो यहाँ पर जिनवू की फाइट एक गॉब्लिन से होती है। जिनवू उसे हरा देता है। इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसके बाद उसे उस गॉब्लिन का क्रिस्टल मिल चुका था क्योंकि हर गॉब्लिन की बॉडी पर एक क्रिस्टल होता है। जिनवू उसे रख लेता है, लेकिन इतने में ही उसकी तरफ एक दूसरा गॉब्लिन ने हमला कर दिया था। जिनवू इतना तो जानता है कि उनके अटैक से कैसे बचना है। वो अटैक से बचते हुए अपने उसी ई रैंक वेपन से उस पर हमला करता है। वो वेपन लकड़ी का था, इस वजह से वो टूट गया था। साथ ही यहाँ पर वो गॉब्लिन जिनवू पर हमला कर देता है। जिनवू को चोट लग जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी टीम का एक मेंबर वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। जूही भी वहाँ पर आ गई थी। हमें पता चलता है कि असल में वो एक हीलर है। वो जिनवू को हील कर रही थी। तभी बाकी जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने डेंजन के बॉस को हरा दिया था। इसका मतलब उन्होंने सक्सेसफुली इस डेंजन को क्लियर कर लिया है। ये ज्यादा डिफिकल्ट डेंजन नहीं था। इस वजह से अभी जूही जिनवू से कह रही थी कि इतने वीक डेंजन में भी तुम्हें चोट लग गई, आखिर तुम हंटर बनना ही क्यों चाहते हो। जिनवू कहता है कि उसकी मजबूरी है और वैसे भी उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू के एक टीम मेंबर्स को वहाँ पर एक और गेट दिखता है। असल में यहाँ पर कई सारे डबल डेंजन भी मिल जाते हैं। ऐसा मिलना थोड़ा रेयर है पर उन्हें वो मिल चुका था। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में होना कहा गया है कि अगर उन्हें डबल डेंजन मिलते हैं तो उसे एक डेंजन को क्लियर करने के बाद उस दूसरे डेंजन में नहीं जाना है। उसे इस चीज की रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन में करनी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर उन्हें ऐसा किया तो ये डेंजन उनके हाथ से चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब डबल डेंजन मिलते हैं तो वो जो दूसरा डेंजन है वो किसी और पार्टी को दे दिया जाता है और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये जो दूसरा डेंजन है वो रैंक डी का है। इसका मतलब अगर वो चाहे तो उसे आराम से क्लियर कर सकते हैं और इससे उस डेंजन के रिवॉर्ड भी उन्हें मिल जाएंगे। वैसे इसके लिए वेटिंग की जाती है। उनके टीम में टोटल 13 मेंबर्स हैं जिसमें 6 ने हाँ की थी और 6 ने ना। अब आखिरी डिसीजन जिनवू का था। यहाँ पर जूही जिनवू से कहती है कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। जूही ने तो मना किया था मगर जिनवू थोड़ा सोचने के बाद हाँ
हाँ कर देता है। असल में उसे भी पैसों की जरूरत है और डंजन क्लियर करने से उन्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जिन्वू वीक है लेकिन उसे भी एक हिस्सा मिल जाता है जिससे कि वो अपनी यंग सिस्टर के स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा चला लेता है। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखता है। वो सभी बहुत लालची हो रहे थे, इस वजह से वो गेट के अंदर जाना चाहते हैं। रास्ते में जूही जिन्वू को चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम मरना क्यों चाहते हो? अभी अभी एक डेंजर में जो कि इतना कम लेवल का था उसमें तुम्हें चोट लग गई है, ये डी लेवल का है, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा देख कर रहना होगा। जिन्वू इस पर हाँ करता है। वैसे अब वो उस गेट के अंदर आ चुके थे। अचानक से उस अंधेरे कमरे में बहुत सारी टॉर्च जलना शुरू हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें एक और स्टैचू दिखता है। ये बहुत बड़ा स्टैचू था, ये वहाँ का सबसे बड़ा स्टैचू था और ये जिस चेयर पर बैठा हुआ था वो बिल्कुल थ्रोन की तरह लग रही थी। अब वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जमीन पर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें कुछ फॉर्मेशन टाइप की लाइंस बनी हुई थी। तभी वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ एक स्टैचू के हाथ में एक बोर्ड है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। उस पर 3 चीजें लिखी हुई थी और लिखा था कि ये कमांड है सभी के लिए। पहली चीज थी वर्शिप ऑफ गॉड, दूसरी थी प्रेयर्स ऑफ गॉड और तीसरी चीज थी बिलीव इन गॉड। वैसे ये सब इंग्लिश में ही लिखी थी मगर इनका मतलब क्या है ये हमें आगे समझ में आएगा। वैसे उन सभी को महसूस हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है पर वहाँ कोई था नहीं। तभी जूही जिन्वू से कहती है कि इस बड़े से स्टैचू की आंख हिल रही है। जिन्वू वहाँ देखता है लेकिन वो स्टैचू नॉर्मल था। जिन्वू कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। तभी अचानक से वहाँ जो पीछे गेट थे, जिस गेट से वो आए थे, वो बंद हो जाता है। ये देखकर उनकी टीम का एक मेंबर तुरंत ही गेट की तरफ भागता है। उसे खोलने के लिए वो गेट को धक्का मारता है लेकिन इतने में ही वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा स्टैचू चलने लगता है और उस मेंबर की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर बाकी सभी शॉक थे और बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर जिन्वू डर गया था। वैसे अब उसे जूही की कही बात याद आती है। वो तुरंत ही उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है। वो स्टैचू अपनी आंख मूव कर रहा था और ये देखकर सच में जिन्वू बहुत डर गया था और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में जिन्वू पर कई बार हमले हुए हैं, तब वो हर सिचुएशन को बिल्कुल डिटेल में मेजर करता है। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में ही उसके दिमाग में कुछ समझ में आता है। वो तुरंत ही सब कुछ लाकर कहता है कि नीचे झुक जाओ। अब जितनों ने बात मान ली थी वो बच गए थे, वरना उस बड़े से स्टैचू की आंखों में से जो लेजर बीम निकल रही थी, उस लेजर बीम ने उन सभी को खत्म कर दिया था जिन्होंने जिन्वू की बात नहीं सुनी थी। यहाँ पर जिन्वू ने जूही को नीचे कर लिया था, इस वजह से वो भी बच गई थी। यहाँ पर टीम लीडर जोंग जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने सही टाइम पर बताया और उन लोगों की जान बचा ली। वो जिन्वू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमला करने वाला है, लेकिन इस पर जिन्वू कहता है कि उसे ये बात नहीं पता थी, उसे बस कुछ डेंजन महसूस हुआ, इस वजह से उसने आवाज लगाई। यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि वो पहले भी और दूसरी टीमों के साथ डेंजन में जा चुके हैं और सबसे बड़ा डेंजन रैंक बी का पार किया था, लेकिन उसके हिसाब से ये डेंजन रैंक ए से भी ऊपर है। इसका मतलब ये एस रैंक डेंजन है। ऐसे डेंजन पर आना उनका बिल्कुल सही नहीं था और यहाँ तक कि उन्होंने इसकी परमिशन भी नहीं है। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वैसे यहाँ पर सॉन्ग वही चीज रिपीट कर रहा था जो कि उस बोर्ड पर लिखी थी। जिन्वू कहती है कि ये शायद इसी बड़े स्टैचू के लिए लिखी गई है और शायद इस डेंजन का यही गॉड है। यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें जिन्वू की सिस्टर दिखाई जाती है। वो अभी स्कूल में थी और अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसके फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई एक हंटर है? इस पर जिन्वू की सिस्टर कहती है कि हाँ, वो एक हंटर तो है पर वो बहुत ही कमजोर है। हर डेंजन से आने के बाद उसे चोट लगी मिलती है और वो किसी भी डेंजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वैसे अब हम वापस से डेंजन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग सभी से कह रहा था कि हम इस बड़े से स्टैचू को नहीं हरा सकते, हमें बस कोई तरीका ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी उनके बीच से उनका एक मेंबर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, पहले ही मैंने मेजर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मुझे बहुत बड़े गिल्ड में ज्वाइन होना है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता और वैसे भी इतना पावरफुल है कि ये स्टैचू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में उसकी स्पीड बहुत तेज है। वो पूरी स्पीड से वहाँ गेट की तरफ भागता है और कहता है, बड़े स्टैचू अगर तुम मुझ पर हमला कर सकते हो करके दिखाओ। तो वो बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था, लेकिन वो बड़े स्टैचू की आंख अचानक से ग्लो करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का डिसअपीयर हो जाता है। बस उसके पाँव ही बचे थे क्योंकि जो लेजर लाइट निकली थी उसने उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर दिया था। ये देखकर बाकी सभी फिर से शॉक हो गए
थे। जिन्वू कहता है हम इससे बिल्कुल नहीं लड़ सकते और हम में से कोई भी इसे हरा नहीं सकता। अगर हम लड़े तो हम सभी मारे जाएंगे। जिन्वू सॉन्ग से कहता है कि इसकी पहली लाइन क्या थी। वो कहते हैं कि वर्शिप ऑफ गॉड। जिन्वू समझ चुका था इसका मतलब क्या है, पर वो इसे परफॉर्म करने के लिए खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से तैयार हो गया था हमला करने के लिए, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही जिन्वू अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यह देखकर वो शॉक था कि अचानक से ही स्टैचू ने अटैक करना क्यों रोक दिया। सभी पूछते हैं कि क्या तुमने कोई चीज फिगर आउट कर ली। इस पर जिन्वू कहता है कि हाँ, हमें अपना सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रखना होगा, उसके बाद ये स्टैचू हमला नहीं करेगा। और पहला टास्क का मतलब यही था, वर्शिप ऑफ गॉड, यानी गॉड के सामने सर झुकाओ। वो सभी जिन्वू की बात मान लेते हैं। वो तुरंत ही अपना सर नीचे कर लेते हैं। ये देखकर अचानक से वो स्टैचू स्माइल करता है, लेकिन ये स्माइल देखकर ही वो लोग और ज्यादा डर गए थे, मगर वो समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारी जान बच गई है, और इसके बाद सभी खड़े होने लगते हैं क्योंकि सच में वो स्टैचू उन्हें कुछ नहीं कर रहा था, मगर वो ये समझ गए थे कि अब उन्हें ये स्टैचू कुछ नहीं करेगा। पर जिन्वू ये बात जानता था कि ये इतनी जल्दी ओवर नहीं हो सकता, अभी तक उन्होंने डेंजन क्लियर नहीं किया है। अचानक से वो स्टैचू खड़ा हो गया था। ये लोग देखकर डर जाते हैं क्योंकि ये जानते थे कि उन पर हमला करने वाला है। वो वहाँ से भागते हैं। जिन्वू कह रहा था कि सेकंड कमांड क्या है। सॉन्ग कहता है कि प्रेस द गॉड। जिन्वू कहता है कि आखिर हम ये कैसे करेंगे। सभी लोग शॉक थे, लेकिन तभी उनके बीच से एक लड़का आगे आता है। वो कहता है कि पर उसे पता है कि उसे क्या करना है। वो तुरंत ही वापस अपने घुटनों पर आकर अपने हाथ जोड़ लेता है और यहाँ पर वो गॉड से वही लाइन कह रहा था जो उसकी फैमिली गॉड के सामने कहती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टैचू है, मतलब ये जो डेंजन का गॉड है, इसके लिए वो लाइन नहीं बनी थी। वो स्टैचू अचानक से आगे बढ़ता है। वैसे वो लड़का पूरा भरोसा किया हुआ था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से उस स्टैचू ने उसके ऊपर पैर रख दिया था। वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। ये सभी लोग देख कर डर जाते हैं और इसके बाद वो स्टैचू उनकी तरफ भी बढ़ने लगता है। ये भाग रहे थे और अब वो स्टैचू कई और मेंबर्स के ऊपर भी पैर रखकर उन्हें मार देता है। जूही तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जिन्वू से कह रही क्या हमें क्या करना चाहिए। जिन्वू भी यही सोच रहा था कि आखिर इस गॉड की सेकंड लाइन का क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मेंबर दूसरे स्टैचू के पास जाकर खड़ा था। अचानक से वो दूसरा स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है और उस मेंबर को बीच में से काट देता है। जिन्वू भाग रहा था, लेकिन अभी वो बस यही सोच रहा था कि वो उन सभी को कैसे बचाए। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर बाकी जितने भी छोटे स्टैचू लगे हुए हैं, उन स्टैचू के पास वेपन नहीं है। मतलब कुछ के पास वेपन है, लेकिन कुछ के पास नहीं, और कुछों के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जिन्वू सभी से कहता है कि उन स्टैचू के पास जाओ। सभी लोग जैसे ही एक एक स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं, तो अचानक से वो स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और उन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देता है। और अब वो बड़ा स्टैचू उन पर हमला नहीं कर रहा था। जिन्वू समझ जाता है कि वो कैसे बचेंगे। अब जिन्वू और जूही एक और स्टैचू के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस स्टैचू के पास वो स्टैचू कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देखकर जिन्वू समझ गया था कि शायद दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जिन्वू जूही को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जूही उसे आवाज लगाती है, पर जिन्वू नहीं रुक रहा था। अब अचानक से वो स्टैचू भी एक्टिवेट होकर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगता है, लेकिन अभी वो बड़ा स्टैचू जिन्वू से पीछे पड़ा था। बाकी सभी बच चुके थे। जिन्वू एक दूसरे स्टैचू की तरफ भाग रहा था। अचानक से वो बड़ा स्टैचू उस पर अटैक करता है, जिस वजह से जिन्वू का पैर कट जाता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू किसी तरह से उस छोटे स्टैचू पर पहुंच गया था और वो स्टैचू भी एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से जिन्वू की जान बच जाती है और अब वो बड़ा स्टैचू वापस अपने थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ गया था। इस चीज में इन सभी की जान बच गई थी, लेकिन अभी अभी जो हुआ वो उस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे। हम देखते हैं कि बाकी मेंबर तो अभी सॉन्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने यहाँ पर आने की परमिशन सभी को दी, जबकि आधे लोग मना कर रहे थे। वैसे सॉन्ग तो यहाँ पर खुद अपना एक हाथ खो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जिन्वू का पैर कट चुका था, तो यहाँ पर जूही उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूही इतनी बड़ी हीलर नहीं है कि जो पैर कट चुका है उसे वो फिर से रिजनरेट कर सके। और ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से अचानक से उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जिन्वू सभी से कहता है देखो, लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। हमने 2 कमांड पूरी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो स्टैचू फिर से हिलता है और अपनी पावर से वहाँ बीच में जहाँ वो फॉर्मेशन टाइप का सर्कल बना हुआ था, वहाँ पर अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ चीज बाहर को निकल आई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग जिन्वू से पूछते हैं। जिन्वू कहता है कि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड। वो कहते हैं कि शायद हमें सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुन
सुनते ही किसी को समझ नहीं आता, लेकिन उनके बीच में जो उनका एक दोस्त है वो तुरंत एक तलवार निकालते हुए सॉन्ग की गर्दन पर रख देता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सेक्रीफाइस करेगा तो वो ये है, सॉन्ग उसे ही सेक्रीफाइस करना होगा, इससे हमारी जान बच जाएगी। सॉन्ग एक लीडर है, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर हाँ कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि गलती उसी की है। वो अगर चाहता तो अपनी टीम को रोक सकता था। अब वो वहाँ आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन सर्कल के बीच में आता है तो अचानक से वहाँ पर जग ऑरेंज फ्लेम आ जाती है। ये देखकर सॉन्ग जिनवू से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। जिनवू थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो माफी मांगता है, कहता है कि शायद हमें किसी लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं, मगर अभी वो उसे समझा नहीं पाया था कि उन्हें असलियत में करना क्या है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग उसे वहाँ सर्कल के बीच में ले चलें। अब जैसे ही दो लोग उसे पकड़कर वहाँ उस सर्कल के बीच में लाते हैं, अचानक से वहाँ पर 3 और ऑरेंज फ्लेम्स आ जाती हैं। जिनवू ये देखकर शॉक था। अब जब बाकी लोग भी वहाँ आते हैं तो अचानक से वो सारी ऑरेंज फ्लेम एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके बाद गेट खुलने लगा था और बाकी के जो स्टैचू थे वो छोटे वाले वो आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सभी जैसे ही उन स्टैचू की तरफ देखते हैं तो वो रुक जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर ब्लू फ्लेम्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। जिनवू कहता है कि अगर हम इन्हें देख रहे हैं तो ये स्टैचू मूव नहीं करेंगे, लेकिन अब अच्छा भला गेट खुल चुका है। जिनवू ये भी कह रहा था कि अगर हम कुछ टाइम ऐसा ही करते रहे तो ज्यादा टाइम इस डंजन से ना निकलने की वजह से हंटर एसोसिएशन वाले दूसरी टीम को यहाँ भेजेंगे, फिर हम बच सकते हैं। पर उन लोगों को ये मंजूर नहीं था, उन लोगों को अपनी जान बचानी थी। उनमें से एक तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब गेट धीरे से बंद होने लगता है। एक ऑरेंज फ्लेम भी कम हो गई थी, साथ ही वो स्टैचू भी आगे बढ़ने लगा था, लेकिन एक आदमी 2 स्टैचू की तरफ देख सकता है। अब जिनवू ये देखकर शॉक था कि आखिर उसका ही दोस्त उसे धोखा क्यों दे रहा है। अचानक से वहाँ पर एक और टीम मेंबर रोने लगता है और कहता है कि उसे भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे जिंदा रहना है। वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि वो इतने ही दिन यहाँ कैसे रुकेंगे जब तक रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती। वो अभी वहाँ से भाग गया था। जिनवू भी रोने लगा था। वो कह रहा था कि आखिर ये लोग उसे धोखा क्यों दे रहे हैं, वो सभी वहाँ से बचकर निकल सकते हैं। वैसे जिनवू को यह भी लग रहा था कि ये गेट नकली है। वैसे वो इसी गेट से अंदर आए थे, पर उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि तीसरी लाइन थी बिलीव इन गॉड, और अगर गॉड पर बिलीव नहीं करना है तो फिर वो इसी तरह से भागकर बिलीव कैसे कर सकते हैं। वैसे अब गेट धीरे धीरे बंद हो रहे थे और सभी को पता था कि ये स्टैचू भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं बचे। सॉन्ग कहता है कि जिनवू और जूही तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, वो अकेले ही यहाँ पर रुकेगा। वैसे इसलिए कह रहा था क्योंकि वो लीडर है और उसकी जिम्मेदारी है कि उसके होते हुए बाकी सभी सेफ रह सकें। लेकिन ये सुनकर जूही तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही वहाँ नीचे गिर जाती है। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अपने ही दोस्त को धोखा नहीं देना चाहती थी। जिनवू कहती है कि मेरे भी एक पैर टूट चुका है, मैं और जूही यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। वो सॉन्ग से कहते हैं कि जितना ज्यादा लोग यहाँ से सेफ बचकर निकल सके उतना ही अच्छा है। जिनवू अकेले रुकने का यहाँ पर फैसला कर रहा था, लेकिन जूही ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन सॉन्ग उसकी गर्दन पर मारता है, जिस वजह से जूही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सॉन्ग उसे वहाँ से लेकर जा रहा था। सॉन्ग भी ऐसा नहीं चाहता था, पर ये उसकी मजबूरी थी। जिनवू यहाँ पर अकेला बचा था और सभी छोटे वाले स्टैचू उसी की तरफ आ रहे थे। जिनवू वहीं पर एक तलवार उठा लेता है। वो कहता है कि आज वो मरने वाला है, ये तो पक्का है, लेकिन वो किसी एक स्टैचू को मारकर ही मरेगा, क्योंकि उन स्टैचू ने उनके दोस्तों की जान ली है। जिनवू तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन एक स्टैचू उस पर हमला कर उसका एक हाथ काट देता है। जिनवू फिर भी हार नहीं मानता, वो फिर भी उनसे लड़ता रहता है। इसमें उसे बहुत चोट लगी थी। आखिर में वो बिल्कुल मरने के स्टेज पर आ चुका था, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था कि अगर आज मैं ताकतवर होता तो मेरे एक भी दोस्त नहीं मरता। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। वो ये भी कहता है कि उनकी फैमिली है और उन्हें उनका ख्याल रखना है, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि जिनवू की खुद की फैमिली है और वो खुद ही अपनी फैमिली का ख्याल रखता है। जब उसके ऊपर आखिरी हमला होने वाला था तो जिनवू जोर से चिल्लाता है कि वो नहीं मरना चाहता, उसे एक और चांस चाहिए। अब वो आखिरी अटैक रुक जाता है और अचानक से ब्लू फ्लेम जो कि आखिरी बची थी वो भी गायब हो जाती है। जिनवू के सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि क्या वो गेम कंटिन्यू रखना चाहता है, और उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यस और नो। अब जिनवू यस पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद अचानक से एक और स्क्रीन आती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी। लेकिन तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी जिनवू की नींद एक हॉस्पिटल में खुली थी। वो ये देखकर शॉक था। उसकी बॉडी पर कहीं भी कुछ चोट के निशान नहीं है। अब इसके बाद वो अपने हाथ देखता है और अपने पैर, उसका पैर तो वहाँ पर कटा था, लेकिन अभी उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो गया था और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे
कैसे हो सकता है, उसने कोई सपना तो नहीं देखा। लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल के गेट पर कोई आता है। हमें पता चलता है कि असल में हंटर एसोसिएशन का मैनेजर है। ये यहाँ पर जिनवू को देखकर खुश था, पर जिनवू उसे नहीं पहचाना था। वो बताता है कि वो कौन है। वो ये भी बताता है कि जिनवू यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश था। ये सुनकर जिनवू और ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिनवू अपने दोस्त सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इस पर मैनेजर कहते हैं कि वो दोनों वैसे तो ठीक है, लेकिन सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, जिस वजह से उसे अब हंटर बनने से रिटायरमेंट लेनी होगी। और साथ ही साथ जूही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। उसकी साइकोलॉजी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद उसे भी अब हंटर एसोसिएशन छोड़नी होगी। वैसे वो मैनेजर कह रहा था कि हम बहुत ही ज्यादा शॉक हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी जो लोग भागे थे उन्होंने एक दूसरे हंटर ग्रुप को ये सब बताया और वहाँ से निकल गए। लेकिन वो दूसरा हंटर ग्रुप डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे तो उसे तुम पड़े हुए मिले, लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। उन्हें कोई भी स्टैचू या फिर कोई भी ऐसा कमरा नहीं दिखा जिसके बारे में सभी तुम्हारे ग्रुप बात कर रहे थे। मैनेजर कहता है कि खुद की जान बचाने के लिए वो लोग झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही बात कह रहे थे। इस वजह से इस बात पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ रहा था। वैसे वो इस बात से भी शॉक थे कि आखिर वहाँ पर जिनवू जिंदा बच कैसे गया, क्योंकि जिनवू कमजोर है और उसका जो साथी है वो वहाँ पर मरा पड़ा था और जिनवू पूरी तरह से ठीक है, उसे एक खरोंच तक नहीं लगी। यहाँ पर मैनेजर कह रहा था कि हमें इस पर शक है कि शायद तुमने अपनी सेकंड अवेकनिंग पूरी कर ली है। जिनवू को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब पूछता है तो मैनेजर बताता है कि ये बहुत रेयर केस में होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन कभी अवेकनिंग कर ले तो वो भी एक हंटर बन सकता है, एक अच्छे लेवल का हंटर। नॉर्मली जो कम लेवल के हंटर हैं, अगर वो सेकंड लेवल की अवेकनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद ए रैंक या फिर एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जिनवू को नहीं लग रहा था कि उसने अवेकनिंग की है, क्योंकि उसे अपने अंदर कोई खास एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। पर तभी मैनेजर एक डिवाइस दिखाता है जो कि असल में वो पावर चेक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जिनवू को बस उसके ऊपर हाथ रखना था। वैसे जिनवू खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये उसका बहुत ही लकी डे हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैनेजर मन में सोच रहा था कि जिनवू ने इतने खतरनाक डेंजर से सर्वाइव कर लिया, इसका मतलब उसकी रैंक ए या फिर एस तो हो ही चुकी है। लेकिन अब जब जिनवू उस डिवाइस पर हाथ रखता है तो उसके पॉइंट 10 आते हैं। जिनवू ये सुनकर शॉक था। वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम में कोई खास बात नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सबसे कमजोर हंटर हो। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। वैसे हमें ये जानने को मिलता है कि जो ई रैंक के हंटर होते हैं उनका स्कोर पॉइंट 70 के आसपास होता है। इसका मतलब जिनवू का उनसे बहुत ज्यादा कम है, और जबकि ई रैंक से नीचे कुछ नहीं होता। वैसे मैनेजर ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो भी डेंजन था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो यहाँ से कहीं गायब हो गया हो। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस डेंजन को गायब होने के बाद ढूंढना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जिनवू अभी रूम में था, तभी उसे अपने सामने स्क्रीन दिखाई देती है। वो सोचता है कि इन लोगों ने मुझे स्क्रीन के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वैसे फिर उसे लगता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही दिखती है। अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिनवू पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मरने से पहले जिनवू की जान बच गई, जिस वजह से जिनवू ने एक अचीवमेंट अनलॉक कर लिया। अब वो उसे ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि ये क्या है। इसके पहले ही वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है। वो अभी उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम हर बार डेंजन में चले जाते हो और वहाँ से चोट खाकर आते हो। हर एक कमजोर डेंजन के बाद भी तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ता है, जबकि बाकी सभी तो बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ पर जिनवू उससे माफी मांगता है, लेकिन उसकी सिस्टर जानती है कि जिनवू ये काम किसके लिए कर रहा है। वो कहती है देखो, अगर अगली बार तुम्हें ऐसी कोई चोट लगी तो उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दूंगी और कोई जॉब करने लगूंगी। जिनवू माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है। वैसे इसके बाद वो पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ उसकी बहन को कोई स्क्रीन नहीं दिख रही थी। वो शॉक होते हुए पूछते है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ उसकी बहन को लगता है कि शायद जिनवू किसी गेम वगैरह के बारे में बात कर रहा है। जिनवू कहता है कि मुझे यहाँ सामने कुछ मैसेज दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं उन्हें ओपन करके देखूं। इस पर उसकी बहन कहने लगती है मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर जिनवू कहता है कि नहीं ठीक हूँ मैं, मुझे आराम करना है। अब जब उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है तो जिनवू उन मैसेज को पढ़ने लगता है और उसे वहाँ पर कई सारी चीजें दिखती हैं और सामने और भी कई स्क्रीन भी आ गई थी। यहाँ पर उसे कई टास्क भी मिलते हैं। ये डेली टास्क हैं जिन्हें पूरा करने के बाद जिनवू को कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और साथ ही साथ इसके थ्रू वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। बस यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, मगर जिनवू इनमें से किसी टास्क को पूरा नहीं करता या फिर वहाँ कोई क्वेस्ट लिखा हुआ है और उसे जिनवू नहीं कर पाता तो उसे पेनल्टी लगेगी। अब वो पहला टास्क पढ़ता है। वहाँ पर लिखा था कि रोज 10 किलोमीटर दौड़ना है, 100 सिटअप
लगाने हैं और 100 पुशअप लगाने हैं। ये देखते हुए वो सोचता कि शायद ये सिस्टम उसे साइतामा बनाने वाला है। वैसे वो सोचता है कि अभी वो हॉस्पिटल में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता और उसे सिस्टम की बात पर भी यकीन नहीं था। इस वजह से वो वहीं सो गया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर वहाँ से जा रहा था, तभी रास्ते में वो अपने बॉस को फोन लगाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि जिन्वू किसी काम का नहीं है, हमने देख लिया, उसके पास ज्यादा कोई पावर नहीं है। ये सुनकर बॉस कहता है हाँ, मुझे पहले से इसी बात की उम्मीद थी। वैसे यहाँ पर उस मैनेजर ने ये कह दिया था कि हमें इस टास्क को भुलाना नहीं है, हमें इसे मार्क कर रखना होगा, क्योंकि वो डेंजन कोई मामूली डेंजन नहीं लग रहा था। वो गायब हो गया था और किसी भी मॉन्स्टर ने या फिर जो स्टैचू की बात हो रही थी उनमें से किसी ने भी किसी की तरफ हमला नहीं किया। ये नामुमकिन है, शायद फ्यूचर में उन्हें इसके बारे में कुछ पता चले, इस वजह से उन्होंने इसकी फाइल्स को टॉप पर रखा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है। ये ग्रुप अभी बन रहा था। यहाँ पर वहाँ का जो मैनेजर है वो अभी अपनी जान पहचान से सबसे पावरफुल हंटर को बुलाता है, जो कि एस रैंक का है। इसका नाम चा है। ये यहाँ पर आती है और वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें एक दूसरे हंटर का ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि बी रैंक का है। इस पर चा शॉक थी। वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों करना है, जबकि मैं तो ऑलरेडी एस रैंक पर हूँ। वो आदमी कहता है कि हम बाकी सभी को ट्रेन करना चाहते हैं, भले ही इससे तुम्हारी रैंक नहीं बढ़ेगी, और अगर तुम अपने ग्रुप में गई तो शायद उनकी रैंक भी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि तुम पहले ही सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दोगी। मगर फिर भी हम उन्हें सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम सिटी के अंदर देखते हैं, अचानक से जगह हिलती है और एक गेट ओपन हो जाता है। सभी लोग डर रहे थे, मगर वो इंतजार कर रहे थे कि अब हंटर्स आएंगे और उन्हें बचाएंगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और इस बार हम हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। हम जिन्वू को देखते हैं। अभी टाइमर चल रहा था, लेकिन उसने कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया था। इस वजह से टाइम पूरा हो जाता है और उसे पेनल्टी लगती है। वो अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट के अंदर आ गया था, जहाँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा जायंट सेंटिपिड मॉन्स्टर पड़ जाता है। वो वहाँ से भागता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ नहीं पा रहा था, बस वो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे जानबूझकर भगाना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में हॉस्पिटल के अंदर जिन्वू गायब था, क्योंकि जब नर्स वहाँ पर आती है तो वहाँ नहीं था। मतलब जिन्वू अभी अपने सपने में नहीं बल्कि वो रियल लाइफ में एक डेजर्ट के अंदर पहुंच चुका था। यहाँ पर जिन्वू ऐसा ही भागते भागते उसे 2 घंटे हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्स परेशान थी। वो पूरा हॉस्पिटल देख लेती है, उन्हें जिन्वू कहीं पर भी नहीं मिलता। अब हम वापस से जिन्वू को देखते हैं। उसे 4 घंटे पूरे होने वाले थे, मतलब वो 4 घंटे से लगातार दौड़ रहा है। अब 4 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं तो उसकी पेनल्टी टाइम ओवर हो जाता है। वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था, लेकिन इसके पहले उसने अपने रिवॉर्ड नहीं देखे थे। शायद ये उसे बाद में पता चलेंगे, क्योंकि वो इसके बाद फिर से टेलीपोर्ट होता है और हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। बाकी नर्स जब उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। ये तो यही है। अब अगले दिन जब जिन्वू उठता है तो वो फैसला करता है कि वो कमजोर बनकर नहीं रहेगा, उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अब वो सारे टास्क पूरे करेगा। सबसे पहले तो वो सभी अपनी सिस्टर को कॉल लगाता है और कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कमजोर नहीं रहूंगा, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए निकल चुका था। टास्क धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, इसका मतलब उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम जूही को देखते हैं। उसे कॉल आया था जिसमें उसे एक रैंक डी के डेंजन में बुलाया था, मगर वो मना कर रही थी। मगर वो जो आदमी था वो बताता है कि जिन्वू अब होश में आ चुका है और उसने तो ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया है। ये सुनकर जूही खुश थी। वो तुरंत ही जिन्वू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि जब वो आ रही थी तब वहाँ पर कुछ नर्स आपस में बात कर रही थी। वो जिन्वू के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि जिन्वू सुबह सुबह दौड़ने चला जाता है और साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। ये उसकी हेल्थ के लिए खराब होगा, क्योंकि अभी तक उसने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया। वैसे वो ये भी कह रही थी कि जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल इंसान से जल्दी हील करते हैं, लेकिन जिन्वू के केस में उल्टा है, उसने बिल्कुल ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अभी रनिंग कर कर बैठा हुआ था। हमें जानने को मिलता है कि जब अभी वो अपना कोई टास्क पूरा करता है तो अचानक से उसे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। वैसे सिस्टम उसे मिले हुए 4 दिन हो चुके हैं और उसे लगभग थोड़े थोड़े रिवॉर्ड मिल भी चुके हैं। अब उन रिवॉर्ड के बारे में हमें कुछ डिटेल में नहीं बताया जाता, लेकिन हमें पता चलता है कि उसका एक रिवॉर्ड ये है कि उसके 3 पॉइंट मिलेंगे, जिन 3 पॉइंट को वो अपनी किसी भी चीज में ऐड कर सकता है। वो ज्यादातर उन पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ में ऐड करता था, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ इन 4 दिनों में पहले से कई गुना बढ़ जाती है। पर एक प्रॉब्लम थी, वो ऐसे ही किसी भी जगह पर बैठकर जब अपना सिस्टम चेक करता तो बाकी लोगों को उस सिस्टम को नहीं देख पाते और उन्हें लगता कि ये तो पागल है,
ये हवा में ही देखकर क्या कर रहा है। वैसे अब वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। यहाँ पर आकर वो देखता है कि उसे एक और रिवॉर्ड मिला है जो कि मिस्ट्री बॉक्स है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है। वो देखकर शॉक था कि इस चाबी का वो क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि ये इंस्टेंट डेंजन की चाबी है। असल में वो सिटी के अंदर जो डेंजन खोला है उसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया और शायद ये चाबी उसी की है। यहाँ पर जिन्वू को जानने को मिलता है कि इससे वो उस डेंजन के अंदर जा सकता है। उसकी लोकेशन भी वहाँ पर लिखी हुई थी। जिन्वू फैसला करता है कि वो वहाँ जरूर जाएगा। वैसे उसके पहले वो अपनी मदर को मिलने के लिए जा रहा था जो कि अभी दूसरे हॉस्पिटल में हमें जानने को मिलती है कि उन्हें इंस्टेंट स्लीप नाम की बीमारी है जो कि पहले तो होती ही नहीं थी, मगर जब अचानक से वर्ल्ड में डेंजन और पावर्स अपना आना स्टार्ट हुआ तभी से ये बीमारी अपीयर हुई है। इस वजह से 4 साल पहले वो अचानक से गिर गई और इसके बाद से वो अभी तक स्लीप यानी कि कोमा में है। ये सब होने के बाद से जिन्वू ने खुद ही घर चलाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो नॉर्मली काम करता था लेकिन अचानक से उसे पता चला कि उसकी अवेकनिंग हो चुकी है। इसका मतलब अब वो एक हंटर बन चुका है। वो इस सब से बहुत ही ज्यादा खुश था और सोच रहा था कि वो बहुत ही लकी है क्योंकि अगर वो हंटर बन गया तो इससे उसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। उसे शायद अपने घर चलाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। हम देखते हैं कि अब वो वापस से अपने कमरे के अंदर आकर और ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। जितनी उसे सिस्टम नहीं कह रही थी वो उससे ज्यादा भी ट्रेनिंग करने लगा था। यहाँ पर वो अभी पुरानी बातें याद कर रहा था कि जब उसने डेंजन ज्वाइन करने का सोचा तो वो कितना खुश था, लेकिन उसकी सिस्टर उसे कह रही थी कि ये इतना आसान नहीं होगा और इसकी बात सही थी क्योंकि जो डेंजन के सबसे कमजोर गॉब्लिन होते हैं वो तो जिन्वू को चोट पहुंचा रहे थे। इसका मतलब जिन्वू अवेकन करने के बाद भी बहुत कमजोर था, पर इस बार उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो कमजोर नहीं रहेगा। वो उस चाबी को देखता है और सोचता है कि उसे इंस्टेंट डेंजन के अंदर जाना चाहिए। वैसे अभी वो सिटी वाले डेंजन के अंदर नहीं जा रहा था क्योंकि उसे एक लोकेशन दिख रही थी जो कि स्टेशन के पास है। वो वहां पहुंच जाता है और अपनी वो जैसे ही चाबी निकालता है तो अचानक से उसके सामने एक की होल्डर आ जाता है। वो उसमें चाबी लगाता है जिसके बाद वहां पर सच में एक गेट ओपन हो गया था। ये इंस्टेंट डेंजन का गेट है। जिन्वू अब जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस जगह से जितने भी लोग निकल रहे थे उन्हें वो कुछ नहीं दिख रहा था और वो उस डेंजन यानी कि उसके गेट के आर पार जाते जा रहा था। जिन्वू समझ गया था कि वो किसी और ही डायमेंशन में पहुंच चुका है। वैसे यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि अब जगह तो बंद हो चुकी है, मगर तभी सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के 2 तरीके हैं। एक तो वो या यहाँ के बॉस को हरा दे या फिर दूसरा तरीका वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढ ले। वैसे इस बार जिन्वू बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसे यकीन था वो किसी भी तरह से इस डेंजन को क्लियर कर लेगा क्योंकि यहाँ पर उसे कई रिवॉर्ड मिल सकते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। वैसे वहाँ से आगे बढ़ते वक्त उसके मन में थोड़ा सा शक था कि मतलब डर भी था क्योंकि पहले वो जिस डेंजन में जाता था वो उसे कमजोर डेंजन हुआ करते थे जिनके बारे में पहले से पता था और उसके साथ उसकी टीम भी रहती थी। यहाँ पर वो अकेला आया है और इस डेंजन की रैंक भी नहीं पता, पर फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने 3 गॉब्लिन आ चुके थे। वो ये देखकर डर गया था क्योंकि पिछली बार उसे एक गॉब्लिन दिखा था जिसे उसने चोट पहुंचा दी थी। वो तुरंत ही अपना नाइफ निकाल लेता है और उससे लड़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ अटैक नहीं कर रहे थे। पहले बस एक आया था जिन्वू, लेकिन उससे लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि भले ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है लेकिन उसे नहीं पता कि इसका यूज कैसे करना है और साथ ही साथ उसकी फाइटिंग स्किल तो अभी बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं है। वो किसी तरह से पहले गॉब्लिन को खत्म कर देता है। तभी वो दोनों गॉब्लिन साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। जिन्वू उनसे बच रहा था लेकिन अब पहले गॉब्लिन को मारने की वजह से वो थोड़ा मोटिवेट हो चुका था और वो किसी तरह से उन बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मार देता है। अब वो खुश था कि वो पहले तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे एक वुल्फ आ जाता है जो जिन्वू से देखकर डर गया था। वो जानता था कि ये उन गॉब्लिन से नहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। वैसे फिर भी उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, पर अब जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला कर रहा था तो वो किसी तरह से उसके अटैक से बचता है, पर इतने में ही वो वुल्फ उसके गले पर एक स्क्रैच लगा देता है। जिन्वू ये बात तो समझ चुका था कि यहाँ पर उसके साथ कोई हीलर नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पर वो मारा गया तो सच में वो मारा जाएगा। उससे बचने का कोई तरीका भी नहीं है, इसलिए अब उसे किसी तरह से दिमाग से लड़ना होगा। वो तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन सामने वो वुल्फ उससे भी ज्यादा ताकतवर था। वो तुरंत ही हमला करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहा था।
अभी वो वुल्फ यहाँ दौड़ते हुए जिन्वू पर हमला करने वाला था। जिन्वू किसी तरह से उसके अटैक से बच जाता है, मगर वो समझ चुका था कि वो इस तरह से भाग नहीं सकता क्योंकि इस वुल्फ की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज है। अब जब वो वुल्फ फिर से जिन्वू की तरफ दौड़ने के लिए आता है तो जिन्वू अपना हाथ आगे करते हुए उसे पंच मारता है। इस पंच की वजह से वो वुल्फ वहाँ से दूर फिक कर एक दीवार से टकरा गया था। ये देखते हुए जिन्वू हैरान था। उसे जानने को मिलता है कि उसने जो पॉइंट के थ्रू अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया था वो सच में काम करती है। इससे जिन्वू को अपनी पावर के बारे में पता चल गया था, लेकिन अभी भी इतनी पावर से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस अटैक के बाद उस वुल्फ को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो फिर से उठता है और जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन्वू फिर से उस पर हमला कर रहा था, पर वो समझ गया था कि उसे यहाँ से बचकर निकलना होगा। अब वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उस पर वुल्फ की रफ्तार जिन्वू से कई गुना तेज हो चुकी थी। जिन्वू रुककर सोचता है कि उसके पास अगर वेपन होता तो शायद वो इससे लड़ सकता था। तभी उसे अपनी सीक्रेट इन्वेंट्री के अंदर से एक मैजिकल स्वॉर्ड को समन करता है। मैजिकल स्वॉर्ड के आते ही जिन्वू के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। हम देखते हैं कि जब वो वुल्फ उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो जिन्वू उस तलवार को आगे करते हुए उस वुल्फ को बीच में से काट देता है। उसके ऐसा करते ही अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके सामने स्क्रीन आती है जो कि कह रही थी कि उसने अपना लेवल अप कर लिया है। ये देखकर जिन्वू शॉक था। वैसे अभी वो ये सोच रहा था कि आखिर उसकी इन्वेंट्री के अंदर इतनी पावरफुल स्वॉर्ड क्या कर रही थी, जबकि इस तरह के वेपन तो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। पर अब वो इस चीज के बारे में चिंता नहीं करता। अब वो और कुछ सोचे इससे पहले ही वहाँ पर दो और वुल्फ आ जाते हैं। जिन्वू इस बार उनसे नहीं डर रहा था क्योंकि उसके पास अब तलवार है और वो उनसे बिना डरे लड़ सकता है। मगर अब जब वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिन्वू देखता है कि उसकी तलवार जमीन में फंस चुकी है और निकल नहीं रही। जिन्वू किसी तरह से अपनी तलवार को खींचता है पर फिर भी वो नहीं निकाल पा रहा था। जिन्वू उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और एक और बार उसे जोर से खींचता है। वो निकल जाती है और वो बिल्कुल लास्ट मौके पर निकली थी। जिन्वू अपनी तलवार को आगे स्विंग करते हुए पहले एक वुल्फ को हरा देता है। तभी दूसरा वुल्फ उसकी तरफ आ रहा था और जब जिन्वू उसकी तरफ अपनी तलवार चलाता है तो वो वुल्फ अपने मुंह से उस तलवार को पकड़ लेता है। जब जिन्वू सोच रहा था कि उसे ये तलवार अभी अभी मिली है और इस तरह से ये टूट सकती है क्योंकि पहले भी उसका एक वेपन टूट चुका है, इस वजह से वो तुरंत ही उस वुल्फ के लात मारते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर मारते हुए उसे भी खत्म कर देता है। अब तभी वहाँ पर एक और वुल्फ आ गया था, लेकिन ये जिन्वू पर हमला नहीं कर रहा था। असल में शायद ये जिन्वू की पावर को समझ चुका है, इस वजह से वो तुरंत ही डर कर वहाँ से भाग जाता है। इस बार जिन्वू भी उससे नहीं डरा था क्योंकि वो सोच रहा था कि जितनी बड़ी बड़ी मूर्ति यानी कि गॉड से उसका सामना उस सीक्रेट डंजन के अंदर हुआ था वो इन वुल्फ के सामने कई ज्यादा ताकतवर थे। वैसे अब और भी कोई वुल्फ नहीं आ रहा था, इस वजह से जिन्वू थोड़ी देर रेस्ट करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर वो अपने सिस्टम स्क्रीन को ओपन करता है। उसने जानने को मिलता है कि उसने लेवल अप कर लिया है, जबकि अभी वो रोज जब ट्रेनिंग करता था तो इससे उसका लेवल बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं होता था। अभी वो अपने स्टेटस को चेक कर रहा था। उसे जानने को मिलता है कि उसने जितने भी वुल्फ को हराया है उसकी वजह से उसे 5 पॉइंट मिले हैं, जो कि उसके 5 पॉइंट अलग अलग एबिलिटी में एक एक ज्वाइंट हो गए थे। जिन्वू सोच रहा था कि आखिर ये पॉइंट वर्क किस तरह से करते हैं, मतलब अगर एक पॉइंट उसके स्ट्रेंथ में बढ़ता है तो इससे उसे कितनी ताकत मिली होगी। वैसे अभी स्ट्रेंथ के अलावा वहाँ पर और भी कोई चीज लिखी हुई थी, लेकिन जिन्वू को उनमें से कुछ भी नहीं पता। वो सोच रहा था कि आखिर ये इंटेलिजेंस से क्या लेना देना है, मतलब क्या वो समझदार हो जाएगा इसके बाद। पर उसे स्ट्रेंथ का तो पता था कि अगर वो अपने स्ट्रेंथ के पॉइंट को बढ़ा ले तो वो और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वैसे अभी उसे याद आता है कि उसने जिन वुल्फ को खत्म किया है उनके पास उसे क्रिस्टल मिल सकते हैं क्योंकि सभी मॉन्स्टर के पास क्रिस्टल मिलते हैं। इस वजह से अब वो उन वुल्फ के पास जाता है और चेक करने लगता है। उनके पास कोई क्रिस्टल नहीं था, लेकिन जब वो उनके पास आता है तो अचानक से उसकी इन्वेंट्री में कोई आइटम स्टोर आ जाता है। ये आइटम असल में वुल्फ फैंग नाम का कोई वेपन था। जिन्वू उसे चेक करता है। उसे नहीं पता था कि इस वेपन से वो क्या कर सकता है, पर तभी उसके सामने एक शॉप स्क्रीन आ जाती है जिसमें वो उस आइटम का सेल कर सकता था। वैसे वहाँ पर खरीदने का भी ऑप्शन था। जिन्वू चेक करता है कि लेकिन उसे जानने को मिलता है कि अब वो कोई भी सामान नहीं खरीद सकता क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत ही ज्यादा कम है। वैसे यहाँ पर जो वुल्फ फैंग वेपन था जिन्वू उसे सेल करता है। वो 20 गोल्ड कॉइन में बिकता है, लेकिन जिन्वू को नहीं पता कि ये सिस्टम वाले गोल्ड कॉइन रियल लाइफ में कितने पैसे होते होंगे। वैसे उसने ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी क्योंकि वो जानता था कि ये सिस्टम बिल्कुल गेम की तरह है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि ये डंजन ई रैंक का डंजन है, यानी कि सबसे कम लेवल का डंजन है। वैसे ऐसा जिन्वू को मानना था। अभी तक ऐसा कहीं पर लिखा नहीं था कि ये ई रैंक का डंजन है। वैसे जिन्वू सोच रहा था कि अगर उसे इस डंजन से बाहर निकलना है तो उसे इसके लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन चाहिए होगा, या तो फिर इस डंजन के बॉस को हराना होगा। अब बॉस के बारे में सोचकर पहले तो वो थोड़ा सा डर गया था। वो सोच रहा था कि यहाँ बॉस कितना ताकतवर होगा
होगा। पर उसे याद आता है कि इस नॉर्मल वुल्फ को हराने से उसका लेवल बढ़ रहा था, तो अगर वो किसी तरह से और भी कई सारे वुल्फ को हरा दे तो उसका लेवल इतना तो हो ही सकता है कि वो बॉस के साथ फाइट कर सके। हालांकि ये डेंजन कितना कमजोर है ये जिन्वू जानता था। अब जिन्वू आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। हमें जानने को मिलता है अभी सभी जो वुल्फ डर कर वहाँ से भागा था वो अपनी पूरी टीम को लेकर आ चुका है, लेकिन जिन्वू इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा था, बल्कि वो लड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसके सामने अपनी तलवार आगे कर ली थी। हम देखते हैं कि वो सभी वुल्फ एक साथ आगे बढ़कर इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जिन्वू एक के बाद एक उन्हें मारता जा रहा था। इस तरह से वो कई सारे वुल्फ को मार देता है। एक वुल्फ उसके पीछे से हमला कर रहा था, जिन्वू ने उसे भी पकड़कर खत्म कर दिया था। अब सभी वुल्फ जो कि बचे हुए थे वो जिन्वू को घेर लेते हैं। जिन्वू को यहाँ पर अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो स्माइल करता है। उसे अब मजा आ रहा था क्योंकि इन वुल्फ को खत्म करने में उसका लेवल बढ़ते जा रहा था और वो ये भी चाहता था। इस वजह से अब जैसे ही सारे वुल्फ एक साथ हमला करते हैं तो वो एक साथ उन सभी को घुमाते हुए हमला करता है। इस वजह से एंड में सारे वुल्फ मारे जाते हैं और उससे वुल्फ असासिन का टैग मिल जाता है। वैसे जिन्वू बहुत ही ज्यादा थक चुका था, वो खुश था कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है, जिसके अंदर अब बहुत सारे आइटम्स ऐड हो चुके थे। साथ ही साथ इन सभी वुल्फ्स को हराने की वजह से उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका था। जिन्वू इसका यूज कर वहाँ से उस डेंजन से बाहर आ जाता है, पर जिन्वू सोचता है कि क्या उसे ये मौका फिर से मिलेगा, मतलब क्या वो इस डेंजन में फिर से आ पाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये कुछ टाइम लिमिट के लिए ही यहाँ पर अपीयर हुआ है। और जिन्वू ये भी सोच रहा था कि उसके पास एक बहुत आसान मौका है और ज्यादा लेवल अप करने का। इस वजह से वो अगर वो यहाँ से वापस चला जाता है तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। वैसे उसकी तलवार धीरे धीरे अब ब्रेक होने लगी थी, लेकिन जिन्वू फैसला करता है कि अब उसे इस डेंजन में आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ से सीन चेंज होता है। इसके बाद जूही को दिखाया जाता है जो कि अभी जा रही थी, तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल हंटर एसोसिएशन से था। जूही पहले तो माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले डायरेक्ट मना कर दिया था कि अब वो किसी डेंजन में नहीं जाएगी। जहाँ पर जो कॉल पर व्यक्ति था वो कहता है कि एक डेंजन ओपन हुआ है सिटी के अंदर, उससे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं, उसे वहाँ पर जाकर बाकी हंटर्स की मदद करनी होगी क्योंकि बाकी हंटर्स को भी अभी हीलर्स की कमी हो रही है। जूही इस पर हाँ कर देती है। यहाँ से सीन चेंज होकर वापस जिन्वू पर आता है। हम देखते हैं कि वो उस डेंजन में आगे बढ़ते हुए जा रहा था। इस दौरान उसकी कई सारी नई तरह के बीच से मुलाकात होती है जिन्हें वो हरा कर आगे बढ़ता है। अभी उसे हर बार अपनी स्क्रीन पर अलग अलग बीस्ट के कलर्स दिख रहे थे, मतलब जैसे ही रेड कलर आया तो उसे पता चल रहा था कि बीस्ट का लेवल क्या है, क्योंकि कलर हर बीस्ट के साथ चेंज होता जा रहा था। आखिर में जब वहाँ डेंजन का बॉस की बारी आती है तो उसके टाइम पे व्हाइट कलर आ जाता है। ये देखकर जिन्वू थोड़ा सा शॉक था। वो समझ गया था कि ये जो भी बीस्ट है ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन जिन्वू डरता नहीं है। वो आगे बढ़ना डिसाइड करता है। अभी उसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना था। नीचे पूरे में अंधेरा था, इस वजह से उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, पर फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। वैसे जाते हुए वो अभी अपने सिस्टम स्टेटस की तरफ चेक कर रहा था तो उसे जानने को मिलता है कि अभी उसने बहुत देर से एक भी लेवल अप नहीं किया है, जबकि शुरुआत में वो बहुत ही कम वुल्फ के साथ फाइट करके लेवल अप कर चुका है। पर अभी उसे बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। उसने बहुत सारे बीस्ट को हरा दिया, लेकिन उसका लेवल अप एक बार ही अपग्रेड हुआ है। अब जिन्वू वहाँ नीचे पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ की जगह ऊपर वाली जगह से बिल्कुल अलग है। यहाँ आने के बाद जिन्वू अब आगे बढ़ रहा था, तभी उसे कोई साउंड सुनाई देती है। ये साउंड असल में यहाँ के डेंजन बॉस का है। तभी उसकी तरफ से कोई हमला कर देता है, जिस वजह से जिन्वू वहाँ से दूर फेंक कर दीवार से टकराता है और इस दौरान उसकी वो तलवार टूट जाती है। जिन्वू अपने से सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा व्हाइट स्नेक था। असल में ये वही डेंजन बॉस है। अभी व्हाइट स्नेक जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिन्वू इसे रोकने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, मगर उस तलवार से उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। जिन्वू सोच रहा था कि अगर उसे इस व्हाइट स्नेक को हराना है तो इसके लिए पहले उसे इस व्हाइट स्नेक को कमजोर करना होगा। पर जिन्वू से ये भी जानता था कि उसके पास अब जो तलवार बची हुई है वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इस स्नेक को चोट पहुंचा सके, क्योंकि वो बीच में से टूट चुकी है। अभी भले ही वो उस तलवार की मदद से उस स्नेक के अटैक को रिफ्लेक्ट कर पा रहा, पर फिर भी उसकी बॉडी पर उस तलवार के चोट पहुंचाना नामुमकिन था, क्योंकि उस स्नेक की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अब अचानक से वो स्नेक जिन्वू पर हमला करता है। जिन्वू उसे रिफ्लेक्ट कर लेता है, लेकिन इतने में ही उस स्नेक की पूंछ से जिन्वू वहाँ से दूर फेंक गया था। जिन्वू जाकर सीधा पानी में गिरता है और वो नीचे की तरफ डूबने लगता है, पर जिन्वू किसी तरह से तैरकर ऊपर आ रहा था। इस दौरान वो स्नेक पानी में आकर पर जिन्वू जल्दी से ऊपर आ जाता है। तभी उसकी तरफ से ट्रेन उड़ते हुए आ रही थी, पर जिन्वू ने उसे भी डोज कर लिया था। पहले जब उसने बाकी बीस्ट को हराया था तो उसे लगा था कि वो यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है और ये डेंजन बहुत कमजोर है, पर अब डेंजन बॉस से लड़ने के बाद उसे पता चल रहा था कि ऐसा नहीं है, वो सच में अभी कमजोर है। लेकिन वो इस तरह
तरह से कमजोर होकर नहीं रह सकता। इस वजह से अभी वो हार कर टेलीपोर्टेशन स्टोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे याद आ रहा था कि सभी उसे अभी तक सबसे कमजोर हंटर कहते हैं, लेकिन अब उसे इस चीज को गलत साबित करना होगा। वो फिर से हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही स्नेक उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इस दौरान जिन्वू अभी उसी इंसिडेंट को याद कर रहा था जब वो सीक्रेट डंजन में पहुंच चुका था और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड किया था। उसके दोस्त भी वहाँ पर उसे धोखा देकर चले गए थे। जिन्वू को इस चीज से एक बात तो समझ में आ गई थी कि वो दूसरों का भला ही अच्छा कर ले, लेकिन दूसरे उसके लिए कुछ नहीं करने वाले। वो समझ जाता है कि सिर्फ ताकत ही उसके लिए बनी हुई है जिसे उसे पाना होगा। इसके बाद अब वो सीधा भागते हुए किसी तरह से उस स्नेक को पकड़ लेता है और उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर इतने में स्नेक ने उसे फिर से नीचे गिरा दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे जिन्वू को चोट लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। उसकी बॉडी से एक ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगा था। जिन्वू फिर से आगे बढ़ता है और उस टूटी हुई तलवार को वहाँ उस स्नेक की बॉडी पर मारता है। अभी वो बॉडी को डैमेज तो नहीं पहुंचा पाया था, पर वो अटक गई थी। इस वजह से जिन्वू किसी तरह से उस स्नेक के ऊपर आ गया था। स्नेक फिर से उसके ऊपर उछलते हुए अब उसे खाने वाला था, पर जिन्वू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिससे स्नेक का ध्यान ऊपर जाता है। इतने में ही जिन्वू नीचे गिरते हुए उस स्नेक की गर्दन को पकड़ लेता है। स्नेक अभी जिन्वू को गिराने की कोशिश कर रहा था, पर जिन्वू की ग्रिप बहुत ही ज्यादा टाइट थी। जिन्वू अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसकी गर्दन को दबाने लगता है। इस वजह से उस स्नेक की बॉडी पर जो प्रोटेक्टिंग हार्ड स्किन थी वो ब्रेक कर जाती है। इस वजह से स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से वो अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगता है। जिन्वू की ग्रिप इतनी ज्यादा टाइट थी कि उसे चोट लगने के बाद भी वो स्नेक को छोड़ नहीं रहा था। जिन्वू और ज्यादा पावर से उसकी गर्दन को दबाता है, जिसके बाद फाइनली वो स्नेक वहाँ पर मारा जाता है और इसके साथ जिन्वू का अब लेवल अप भी हो चुका था। जिन्वू बहुत ज्यादा खुश था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल टाइप की स्माइल थी। अब वो अपनी इन्वेंट्री को भी चेक करता है और उसे यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक वेनम्स डैगर यानी कि एक तलवार जैसा वेपन। साथ ही साथ उसे एक लिक्विड भी मिला था जिसकी कैटेगरी पॉइजन थी। जिन्वू समझ चुका था कि वो इस तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तभी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि उसने इस डंजन को क्लियर कर लिया है। इस वजह से अब डंजन रीसेट हो रहा है। अब डंजन गायब हो जाता है और जिन्वू ने जिस जगह पर उस डंजन को स्टार्ट किया था वो वहीं पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद उसे वापस कोई नहीं दिख रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टेशन पर रात को भी लोग रहते हैं। अब जिन्वू जब बाहर आता है तो सोचता है कि आखिर टाइम को क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि सिटी में तबाही फैली हुई है और उसी समय एक सोल्जर वहाँ पर आता है और जिन्वू से कहता है कि क्या तुमने अनाउंसमेंट्स नहीं सुनी? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वो सोल्जर जिन्वू के हाथ में वो टूटी हुई तलवार देखता है और समझ जाता है कि जिन्वू एक हंटर है। पहले तो वो जिन्वू से माफी मांगता है और इसके बाद कहता है कि आपको सिचुएशन स्पॉट पर चलना चाहिए। जिन्वू उसके साथ जाने लगता है। जिन्वू को कुछ पता तो नहीं था, पर जिन्वू के आसपास मॉन्स्टर्स की बॉडी को देखकर और टूटी हुई कारों को देखकर उस सोल्जर से पूछता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। वो सोल्जर्स कहने लगता है कि हंटर्स ने बाकी सारे मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन जो वैन मॉन्स्टर है सबसे ताकतवर वाला वो उसे नहीं हरा पा रहे। अब तभी जिन्वू को कुछ महसूस होता है। ये असल में उसी डंजन बॉस की पावर थी। जिन्वू से महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि हाँ, ये जो बीस्ट है ये ताकतवर तो है। वैसे अब वो लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर जाकर जिन्वू देखता है कि अभी बहुत सारे हंटर्स मिलकर उस एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, पर वो उसे हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि इन लोगों का टीम वर्क बहुत ही ज्यादा खराब है। वैसे जिन्वू यहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि वो जो हंटर वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए हैं उनमें से कई का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। अब जिन्वू देखता है कि वहाँ 2 हीलर भी हैं, जिसमें से एक का लेवल डी है और एक का बी है। यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जू ही है, मगर वो किसी को हील नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो पिछले वाले इंसिडेंट से अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो यहाँ पर एक हीलिंग मैजिक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करती है, पर वो सर्कल क्रिएट नहीं हो पाता। जिन्वू सारी सिचुएशन को देख रहा था और वो समझ चुका था कि ये जो डंजन बॉस है ये असल में डी रैंक का है। वैसे जिन्वू अभी जिस डंजन बॉस से लड़कर आया उसका लेवल जिन्वू को इससे ज्यादा लग रहा था, क्योंकि जिन्वू के हिसाब से ये वाला मॉन्स्टर कमजोर है। जिन्वू तैयार था इन लोगों की मदद करने के लिए। वो अपनी उस टूटी हुई तलवार को लेकर वहाँ से पीछे आ जाता है। इस तरफ वो सभी हंटर जो कि उस बड़े मॉन्स्टर गोलम बीस्ट से फाइट कर रहे थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि काश इस वक्त कोई हाई लेवल हंटर यहाँ पर आ जाए और उनकी मदद करे। इतने में ही हम देखते हैं कि जिन्वू वहाँ पीछे आते हुए अपनी उस टूटी हुई तलवार को पूरे फोर्स के साथ इस गोलम के डिफेंस पर मारता है, जिस वजह से गोलम का डिफेंस टूट जाता है और अब बाकी हंटर कैपेबल थे कि वो इसे आराम से हरा सके। वो सभी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और तुरंत उस गोलम पर हमला कर उसे खत्म कर देते हैं। बाद में सभी लोग शॉक थे क्योंकि वो पहले उस गोलम से लड़ तक नहीं पा रहे थे, फिर आखिर उसे कैसे हरा दिया। तभी वहाँ पर एक सोल्जर पास में ही पड़ी हुई उस टूटी तलवार को देखता है। तलवार को देखते हुए जो
सोल्जर जिन्वू को यहाँ पर लाया था वो बताता है कि ये उस लड़की की तलवार है जिसे वो अपने साथ लेकर यहाँ पर लाया था। अभी वो यहाँ इस तरफ जिन्वू की तरफ देखता है, उसे लगता है कि ये जो भी था वो हाई रैंक का हंटर होगा। यहाँ पर जिन्वू खुद को बहुत ही ताकतवर मान रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद उसकी पावर की वजह से उस गोलेम का डिफेंस नहीं टूटा, बल्कि वो गोलम बहुत टाइम से इन सभी हंटर से फाइट कर रहा है, इस वजह से उसका डिफेंस पहले से ही कमजोर था। वैसे यहाँ पर ज़ोई ने जिन्वू को नोटिस कर लिया था, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।